आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो कि आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकती है। हम सब जब भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह भी होता है, साथ ही साथ एक निराशा का भाव भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं है, जिसको देखने के लिए हम सब काफी इच्छुक हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये प्रोग्राम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और डीआरडीओ ने एक ऐसी अप्रोच को प्रपोज किया है जो अगर काम कर जाती है तो न सिर्फ एमका का जो टेस्टिंग पीरियड है वो कम हो जाएगा, बल्कि डेवलपमेंट और भी ज्यादा फास्ट होने वाला है। दरअसल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय अपने A319 एयरक्राफ्ट, जिसको हम अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, उसको एमका के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिरकार A319 एमका के लिए कैसे टेस्ट बेड का काम कर सकता है और डीआरडीओ के दिमाग में चल क्या रहा है और इसके परिणाम क्या होंगे। आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको पता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब तैयार किया जाता है तो उसके साथ उसके सिस्टम्स को भी डिजाइन किया जाता है, उसमें यूज होने वाले रेडार्स भी डिजाइन किए जाते हैं और भी नए सारे सिस्टम है जो बनाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिना टेस्टिंग के हम इन सिस्टम्स को यूज तो नहीं कर सकते। हमें कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पर हम इन सारे सिस्टम जैसे कि एसा रडार, एवियोनिक्स और भी दूसरी चीज हो गई, उनको टेस्ट कर सके। तो बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए डीआरडीओ अपने A319 अनुसंधान फ्लाइंग टेस्ट बेड को यूज करने वाला है। अनुसंधान की अगर हम बात करें तो ये एयरक्राफ्ट बेसिकली एयर इंडिया A319 था, जिसको बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पर्पस को पूरा करने के लिए मॉडिफाई करवाया और आज इसमें अलग अलग जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं उनको टेस्ट किया जाता है। तो आप इसे एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है अनुसंधान। अब अगर डीआरडीओ के प्लान की बात करें तो डीआरडीओ इस प्लेन को एमका के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए यूज करेगा, जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो एडवांस सिस्टम विकसित किए गए हैं, फॉर एग्जांपल एवियोनिक्स, सेंसर, अदर सिस्टम्स हो गए, उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद एमका में उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अनुसंधान को पहले जो एमका की फ्लाइट कंडीशन है उसके हिसाब से आउटफिट किया जाएगा, फिर सिमुलेट किया जाएगा और यहाँ पर रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज और एडवांस सेंसर एरेज जो है उन्हें टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए हमें जो फुल स्केल एम का प्रोटोटाइप है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इससे न सिर्फ हमारी डेवलपमेंटल कॉस्ट कम होगी एम का एयरक्राफ्ट को लेकर के, बल्कि जो टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टाइमलाइन है ये भी कम हो जाएगी। अनुसंधान एक और चीज में हेल्प करेगा। अनुसंधान बेसिकली एमका की जो पूरी एवियोनिक स्वीट है इसको टेस्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल्स और भी दूसरी जो चीजें हैं वो टेस्ट की जा सकेंगी और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स भी डीआरडीओ के इस कदम का यहाँ पर वेलकम कर रहा है। और अनुसंधान की जहां तक बात रही तो रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि एमका के लिए जो एसा रडार इस्तेमाल किया जाएगा वो भी अनुसंधान से टेस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम्स जो हैं वो टेस्ट किए जा सकते हैं और दूसरे जो सर्विलेंस इक्विपमेंट होते हैं और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया और भी दूसरी जो चीजें हैं वो यहाँ पर टेस्ट की जा सकती है। तो यानी एमका जब तक बन के तैयार होगा उससे पहले ही उसके यूज होने वाली जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको वैलिडेट किया जा चुका होगा और ये काफी अच्छी अप्रोच भी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ समय बचेगा बल्कि कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि एमका का रोल आउट जहां तक रहा तो ये हमें 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में देखने को मिलेगा और एक युद्ध स्तर पर इसके 2 से 3 जो प्रोटोटाइप्स है वो बनाए जाएंगे जो कि टेस्टिंग पर्पज में यूज होंगे और 2033 से 34 तक एमका के भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने की संभावना यहाँ पर बनी है। ये बेस्ट केस सिनेरियो है अगर सब कुछ चीजें प्लान के हिसाब से चली तो, अन्यथा आप सब जानते हैं कि टाइमलाइन मिस होना हमारे देश में तो आम बात हो चुकी है। दूसरी अपडेट में बात करने वाले हैं हम लोग ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बारे में। ये वो एयरक्राफ्ट है जिसको हम देसी राफेल की संज्ञा देते हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बाद आप भी यही कहेंगे कि आखिरकार राफेल इसके सामने कहाँ टिकेगा। राफेल को तो जाने दीजिए, दूसरे डिग बेस्ड फाइटर भी इसके सामने पानी भरते नजर आएंगे। आखिरकार ऐसा क्या हो गया है? आडा ने ऐसी कौन सी बात बोल दी है जिसके बाद हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ टेडबीएफ का महिमा मंडन करना शुरू कर चुके हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर हमने लास्ट रिपोर्ट में आपसे कहा था कि इसके 2 से 3 वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे। पहला होगा एस्ट्रोबार वेरिएंट, जो कि क्रमशः आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये रैंप की सहायता से टेक ऑफ करने वाले और एलिस्टर वायर की सहायता से लैंड करने वाले वेरिएंट होंगे, जिन्हें भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाएगा।
और उसी वीडियो में हमने आपसे ये भी कहा था कि भारतीय नौसेना एक सुपर कैरियर जो कि आईएनएस विशाल संभावित नाम जिसका हो सकता है, जो कि 65,000 टन वजनी होगा, उसको भी कंसीडर कर रही है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम यानी ईमेल्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो भैया जब जाहिर सी बात है कि उसमें ईमेल्स होगा तो हम स्टोबार कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट को वहां से टेक ऑफ नहीं करवा सकते। उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट चाहिए होगा जो कि कैटोबार कैपेबल हो, और यही चीज हमें टेडबीएफ में देखने को मिलने भी वाली है। लेकिन अब एक और नई चीज सामने आई है। ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को लेकर के ये कंफर्म हो चुका है कि इसमें हमें एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि सीधा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से इसमें लैंड करेगी। और ये स्टैंड आउट कैपेबिलिटी होगी एआई असिस्टेड ऑटोमेटिक लैंडिंग एंड टेक ऑफ सिस्टम। जी हाँ, ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और इसे मुख्यतः कैरियर ऑपरेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस फीचर का बेसिकली फायदा ये होगा कि ये पायलट की सेफ्टी, एफिशिएंसी और एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी को काफी बढ़ाएगा, जो कि नेवल ऑपरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर यकीन मानिए ये सारी चीजें हो जाती हैं और हम वाकई इन टेक्नोलॉजीज को ऑन टाइम इनकॉर्पोरेट करने में सक्षम हो जाते हैं, तो टेडबीएफ इस क्लास को लीड करेगा। क्योंकि अभी कोई भी ऐसा कैरियर बेस्ड फाइटर नहीं है जिसमें एआई बेस्ड ऑटोमेटेड टेक ऑफ और लैंडिंग फीचर्स यूज किए गए हों। और ये चीजें हवाई नहीं हो रही हैं, बल्कि ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में इस सिस्टम की टेस्टिंग भी पहुंच चुकी है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक ऐसा एयरक्राफ्ट बना रही है जो भारतीय नौसेना को पूरी तरीके से खुश करने में सक्षम होगा। कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में आप सब जानते हैं कि बहुत चैलेंजिंग वहां पर कह सकते हैं कंडीशंस होती हैं, फिर चाहे वो हाई स्ट्रेस सिचुएशन हो या फिर वहां पर खराब वेदर हो। और ऐसे में कभी कभी तो विजिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब इस प्रकार के एडवांस सिस्टम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का हिस्सा होंगे तो पायलट्स की ये सबसे बड़ी समस्या भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट अपने से जो लैंडिंग पाथ है उसको डिटेक्ट करेगा और वहां पर लैंड करने की कैपेबिलिटी क्योंकि उसके अंदर होगी, तो पायलट्स के लिए जो वर्कलोड है वो काफी कम हो जाएगा। और ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर ऐसे क्रिटिकल मिशंस को पूरा करने में किसी भी ह्यूमन एरर की जो संभावना है उसको खत्म ही कर देगा। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है। बस जरूरत ये है कि जितना ज्यादा इस पे अभी बात की जा रही है उतना ही ज्यादा रफ्तार से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि टेडबीएफ से हम सबको बहुत उम्मीद है। यही वो एयरक्राफ्ट है जो हमें सही मायने में आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा। अन्यथा अभी भारतीय नौसेना पूरी तरीके से जो मिग 29K है और राफेल एम है इस पर ही रिलाय करने वाली है, और अभी कोई इंडिजिनस सोल्यूशन हमारे सामने दिख भी नहीं रहा है। तो टेडबीएफ हमारे लिए एक लाइफ सेवर ऑप्शन हो सकता है। और कोई अगर यहाँ पर संदेह नहीं होगा कि इस प्रकार के एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऐड होने के बाद भारतीय वायुसेना भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले। आपको क्या लगता है, टेडबीएफ वाकई इतना कैपेबल होगा या ये सिर्फ एक हाइप है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।